फिर से फास्ट ट्रैक स्टडी में। तो हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी के 3 लेक्चर हो गए, आज का ये चौथा लेक्चर है। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, अभी तक भूमिका पढ़ रहे थे कि कैसे संविधान बनना स्टार्ट हुआ था। तो आज से जो मेन पॉलिटी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी तक जो कंपनी का रूल जो है हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, कंपनी रूल और क्राउन रूल। तो अभी कंपनी रूल चलेगा। कंपनी रूल में अभी तक जो ब्रिटिश सरकार थी उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था शासन पर, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाएगा और वो अपने पहला कानून बना के भेजेगी, जिसे हम लोग बोलेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 1713 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या क्या कार्य हुए? तो इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष के लिए व्यापारिक एकाधिकार मिला। ठीक है, और बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि अब मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के ही अधीन कर दिए गए थे। तो बंगाल का पहला गवर्नर बना वारेन हेस्टिंग, क्योंकि वारेन हेस्टिंग को ही भेजा गया था। तो इसी ने द्वैत शासन को भी ख़त्म किया था, जो पहले कंपनी रूल चला रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसको ये ख़त्म करता है। ठीक है, इसके बाद है इसी रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसमें अपॉइंट किए गए थे 4 जजेस, जिसमें से एक चीफ जस्टिस था, मतलब मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश कौन था, इसका नाम याद रखेंगे, लॉर्ड एलिजा इम्पे। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन बन गए। एक तो तुम्हारा बन गया 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, और इसके बाद लॉर्ड एलिजा इम्पे जो थे वो मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। और 3 अदर जजेस कौन कौन से थे, तो उनके नाम भी देख लो, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड लिमेंस्टर। ठीक है, तो ये 3 जज और थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारियों पर बिना लाइसेंस के, मतलब बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर सकते थे, और जो कंपनी के कर्मचारी थे वो कोई उपहार नहीं ले सकते थे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी त्रुटियां थी उन्हीं को ख़त्म करते हुए एक और एक्ट पारित करके भेजा गया। तो पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद अब उसमें कुछ कमियां रहेंगी तो उसको कवर करेंगे 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट, संशोधनात्मक अधिनियम में। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसके तहत 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम में सुधार किए गए। कलकत्ता की सरकार को इसी अधिनियम के तहत बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो बस इसमें यही याद रखेंगे कि इसमें इतना और ऐड कर दिया जाता है कि बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बना सकते थे। इसके बाद आता है, इम्पॉर्टेंट है ये बहुत, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग की पावर को बढ़ा दिया गया और उसे बंगाल के गवर्नर की जगह बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और शक्ति प्रदान कर दी गई कानून बनाने की, और मद्रास और बम्बई के गवर्नर भी उसके अधीन कर दिए गए। तो वारेन हेस्टिंग ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वारेन हेस्टिंग किसी पर भी झूठा आरोप लगाकर गिरफ्तार करवा लिया करता था और उसे सुप्रीम कोर्ट में भेजकर जो वारेन हेस्टिंग कहा करता था बस वही सज़ा सुना दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जब वारेन हेस्टिंग की पावर बढ़ गई तो वो अपना मिसयूज करने लगा पावर का, किसी को भी उठा के ले जाता, क्योंकि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो भी उसके अधीन हो गए थे, और उड़ीसा और बिहार में भी मतलब वो कानून बना सकता था। तो यहाँ पर देखा गया कि वारेन हेस्टिंग की जो पावर थी
वो काफ़ी बढ़ गई थी। अब पावर बढ़ गई तो अपना मिसयूज करने लगा। तो किसी को भी उठा के कोई भी एलिगेशन, कोई भी चार्ज लगा के जो वो कहता था वही सुप्रीम कोर्ट का जो जज था, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, वही सज़ा सुना दिया करता था। तो लॉर्ड एलिजा एम्पे जो उस समय सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हुआ करता था, जब ऐसा वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया तो वारेन हेस्टिंग पर कुशासन के आरोप लगाए गए और नंद कुमार, चैत सिंह और घसीटी बेगम, ये 3 व्यक्तियों के द्वारा वारेन हेस्टिंग पर कुशासन के आरोप लगाए गए। लेकिन इस बात से झल्लाया और नाराज हुआ वारेन हेस्टिंग, और वारेन हेस्टिंग के ही द्वारा 1784 ईस्वी में नंद कुमार नाम के व्यक्ति को गलत आरोप लगाकर फांसी की सज़ा दिलवा दी गई। तो यहाँ पर ये जो 3 व्यक्ति थे, नंद कुमार, चैत सिंह और घसीटी बेगम, इन्होंने कुशासन के आरोप लगाए। तो इसी बात से नाराज हो गया वारेन हेस्टिंग, और वह उन तीनों में नंद कुमार पर एक इल्ज़ाम लगा के उसको फांसी की सज़ा दिलवा देता है। और जब वारेन हेस्टिंग के द्वारा उसे फांसी की सज़ा दिलवा दी गई तो ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह डिसाइड किया कि हमने बंगाल के गवर्नर जनरल को ज़रूरत से ज़्यादा पावर दे दी है। तो अब वहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये एहसास हुआ कि वारेन हेस्टिंग को ज़्यादा पावर दे दी गई है, लेकिन ये अपनी मनमानी ना कर सके और ऐसा दोबारा फ्यूचर में ना कर सके, तो उसकी शक्तियों पर नियंत्रण लगाने के लिए भी हमें कोई ना कोई कानून बनाना चाहिए। बस उसी के फलस्वरूप 1784 ईस्वी में भेजा गया पिट्स इंडिया एक्ट। तो यहाँ से अब समझ में आया कि पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बना, ठीक, क्योंकि वो मिसयूज कर रहा था, इसके लिए पिट्स इंडिया एक्ट बना। तो अब इसमें क्या हुआ, तो अब इसके कार्य देख लेते हैं। इसके तहत जो महत्वपूर्ण कार्य हुए, 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए। तो पहला कार्य था कि इसके तहत कंपनी से व्यापार और एवं प्रशासन को अलग कर दिया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट में याद रखेंगे, कंपनी का जो प्रशासन था और व्यापार जो था, मेन तो व्यापार था ना, और प्रशासन भी करे, तो इन दोनों को अलग कर दिया गया। और बंगाल का गवर्नर जनरल अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल ना कर सके, इसके लिए लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई, जिसमें नियुक्त किए गए 6 सदस्य, ठीक। तो इसमें क्या होता है, एक नियंत्रक मंडल की स्थापना होती है। तो इसको याद रखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या हुआ, एक तो ये 6 सदस्य का बोर्ड ऑफ नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई, इसको याद रखेंगे। और दूसरा कार्य हुआ, लंदन में एक न्यायालय की स्थापना की गई। इस कोर्ट का काम हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के जो केसेस हुआ करते थे, जो विवाद हुआ करते थे, उनकी सुनवाई करने का, ठीक है। मतलब लंदन में एक न्यायालय बना, इसमें केवल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, अगर उन पर कोई इल्ज़ाम लगेगा तो वो इनकी सुनवाई यहाँ पर हुआ करेगी। तो भारत से कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को भी अलग अलग कर दिया गया। तो ये तो हो ही गया कि मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग हो गए। और क्योंकि वारेन हेस्टिंग ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया था, इसीलिए वारेन हेस्टिंग को 1785 में वापस ब्रिटेन बुला लिया गया और वहीं पर उस पर इम्पीचमेंट लगा दिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे 1785 में एडमंड बर्ग। तो 1785 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक मेंबर ने, जिसका नाम था एडमंड बर्ग नाम के व्यक्ति के ही द्वारा इम्पीचमेंट महाअभियोग लगाया गया। एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर इम्पीचमेंट लगाया गया, वारेन हेस्टिंग। तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर इम्पीचमेंट लगा, तो वारेन हेस्टिंग, ठीक है। इसके बाद है, जब वारेन हेस्टिंग को वापस बुला लिया गया और वारेन हेस्टिंग को उसके पद से हटा दिया गया, तो बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनाने के लिए न्योता दिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसी शर्त पर बंगाल का गवर्नर जनरल बनना स्वीकार किया कि यदि उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा तो प्रशासनिक शक्तियों के साथ साथ सारी की सारी जो सैन्य शक्तियाँ होंगी वो भी कॉर्नवालिस को दी जाएंगी। बस इसी चीज़ को लागू करने के लिए अगला एक्ट पारित करके भेजा गया 1786। तो हम यहाँ से समझते हैं कि 1786 का जो संशोधनात्मक अधिनियम क्यों आया, क्योंकि अब वो जो सैन्य शक्तियाँ थीं वो कॉर्नवालिस उस पर भी राज करना चाहता था। तो 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट,
1786 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स। तो इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को सेना या ब्रिटिश आर्मी का भी प्रधान अधिकारी बना दिया गया। तो 1786 से 1793 तक किसका शासन रहा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन रहा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष के व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किए गए। जैसे ही 20 वर्ष समाप्त हुए 1793 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को ही बढ़ाते हुए एक चार्टर राजलेख भेजा गया 1793। अब यहाँ पर 20 साल कंप्लीट हो रहे थे, तो इसके बाद फिर एक नया चार्टर आया 1793। यहाँ पर देखो 20 साल का डिफरेंस है 1773 से 1793। तो याद रखेंगे, डेट याद करना कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बस लिंक होना चाहिए तो डेट याद रहती हैं। तो 1793 का चार्टर एक्ट, अब इसमें क्या क्या ऐड होगा तो वो पढ़ेंगे। तो इसमें होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए। इसमें आगे और 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए। फिर 1793 से 1813 तक कर दिया गया। ठीक है। वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जिसकी स्थापना इंग्लैंड में की गई थी, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी ना, जो मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उनके जो केसेस होंगे वो ये लोग सुलझाएंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत उसके जो 6 सदस्य थे उनके जो वेतन हुआ करते थे वो ब्रिटेन से ही दी जाती थी। लेकिन इसी एक्ट के तहत सबसे पहले ये डिसाइड किया गया कि अब जो उन 6 कर्मचारियों के जो वेतन रहेंगे वो भारतीय राजस्व इंडियन रेवेन्यू से ही दिए जाएंगे। ठीक है। तो मतलब इसमें क्या हुआ, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और जो उनका वेतन था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का, उनका वेतन पहले ब्रिटिश सरकार दिया करती थी, लेकिन इसके बाद अब भारतीय राजस्व मतलब इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। और 1793 ईस्वी में स्थापना होती है आईसीएस की। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा कि आईसीएस की स्थापना होती है इंडियन सिविल सर्विस की। इसकी स्थापना कब होती है? 21 अप्रैल 1793। यही कारण है कि हर साल 21 अप्रैल को ही मनाया जाता है सिविल सर्विस डे। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कि इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना कब होती है, तो 1793 के अधिनियम में। ठीक है। और 21 अप्रैल को, तो 21 अप्रैल को ही मनाया जाता है सिविल सर्विस डे। 1793 में ही स्थापना हुई रिवेन्यू बोर्ड राजस्व बोर्ड की और रिवेन्यू पुलिस राजस्व पुलिस की। ठीक है। तो ये 4 चीज़ें इसमें हुई। ठीक है, याद रखेंगे इसको। फिर इसके बाद अब फिर जब 20 साल हो जाएंगे तो फिर आएगा 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, चलिए अब इतने ही चार्टर एक्ट पढ़ते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये सारे चार्टर एक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, ओके, थैंक यू।